हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनॉमियल्स के बारे में। तो पॉलिनॉमियल जो है ये सेकंड चैप्टर है। पॉलिनॉमियल क्या हो गई? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ईच टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ आर एक्स रेज टू पावर डब्ल्यू, ये होती है पॉलिनॉमियल्स। अब इसमें आर क्या है? आर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आर क्या है? कोई रियल नंबर। अब x क्या है? x है इसमें कोई भी वेरिएबल और इसमें w जो है वो होल नंबर होगा। होल नंबर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। आर होल नंबर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब इसमें पॉजिटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। लेकिन है क्या ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये हमने पढ़ी है लोअर क्लासेस में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गई? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन होती है इन विच ईच टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ आर एक्स रेज टू पावर आर। इसमें आर क्या है? रियल नंबर, और एक्स जो है कोई वेरिएबल है। एक्चुअल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड द ऑपरेटर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेटर मीन्स कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा देंगे हम, जैसे प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, या फिर मल्टीप्लाई है, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2x रेज टू पावर 2। तो इसमें क्या है? इसमें 2 जो है ये कोई कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ? x के साथ, और इसकी कोई ना कोई पावर है। कौन सी पावर है? 2 पावर है इसकी। तो इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और साथ साथ में इसका जो पावर है वो होल नंबर भी है, तो ये पॉलिनॉमियल भी होगी। अब इसको हम पॉलिनॉमियल बोलेंगे, लेकिन जैसे ही अगर हम देखेंगे 2x रेज टू पावर -2, तो ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं हो सकती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल नहीं हो सकती है, लेकिन हर एक पॉलिनॉमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है। इससे एक स्टेटमेंट निकल कर आता है, एवरी पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर होगी वो रियल नंबर होगी, क्योंकि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आर एक्स रेज टू पावर आर। तो इसका मतलब हो गया आर कोई भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर मतलब जैसे 2/7 लिख दिया हमने, कोई एक्स को एक्स लिख देते हैं हम। एक्स जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल वो हो गया जो डिफरेंट वैल्यूज रखता है। तो इसकी पावर जो हमने लिखी है, अगर हम लिख देते हैं 1/2, तो ये जो है पावर इसकी होल नंबर नहीं है लेकिन रियल नंबर है, तो इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर यही 2/7 एक्स रेज टू पावर 3 लिख देते हैं, तो 3 होल नंबर है, या हम इसको बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनॉमियल। तो ये वाली जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल भी है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ये इसका मतलब ये हो गया कि हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल नहीं हो सकती है, लेकिन हर एक पॉलिनॉमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि पॉलिनॉमियल में जो पावर होगी, एक्सपोनेंट जो होगा, या हम जिसको डिग्री बोलते हैं, तो वो जो होगी वो होल नंबर होगी या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। तो रेशनल और इरेशनल नंबर हमने अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं फर्स्ट यूनिट में। अगर आपको नहीं पता तो वो वाली वीडियो आप अच्छी तरह से देख लें। अब फिर से मैं कोई एग्जाम्पल लिखता हूं पॉलिनॉमियल की, जैसे मैंने x + 5 ये लिख दिया। ये एक पॉलिनॉमियल है, लेकिन इसमें क्या है? एक वेरिएबल है,
एक कांस्टेंट है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो जब हम इनको जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इसको हम एक पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अब इसमें वेरिएबल क्या हो गया, जैसे x है इसमें वेरिएबल है, एक वेरिएबल वो हो गया जो अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखता होगा, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। कांस्टेंट क्या हो गया, 5 जो है ये क्या है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे मैंने लिख दिया 5, या मैं ऐसे लिखता हूं ax²। अब a क्या है इसमें, कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल की कोई पावर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। या थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं 5x²। तो 5 क्या है, कांस्टेंट, वही हमने a माना था। तो अगर हम सिंपल वे से चलेंगे तो 5 जो है ये कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल। तो 2 क्या है, 2 इसकी पावर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये कांस्टेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम इसको, कोफिशिएंट। इसको कोफिशिएंट ऑफ किसका, x² का कोफिशिएंट हम बोलेंगे इसमें पॉलिनोमियल्स में। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे px। अगर ये x में होगी तो px से करेंगे, अगर y में होगी तो py। जैसे ये है 5x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें क्या है, वेरिएबल x है, तो हम इसको px से रिप्रेजेंट करेंगे, और इज इक्वल टू क्या है, px 5x² प्लस 2x प्लस 1। अगर ऐसे होगा y प्लस 2, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, py इज इक्वल टू y प्लस, इसको ब्रैकेट में रखना है, y प्लस 2। इसी तरह अगर कोई t में होगी 2t² प्लस t, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको pt। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन y, ये वाली आ गई पॉलिनोमियल इन y, ये आ गई पॉलिनोमियल इन t, तो ये आ जाएगी 2t² प्लस t। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी चीजें हम पढ़ कर आए हैं 9th से, 9th में ये पूरी चीजें हैं, वहां से हम इसको पढ़ कर आए हैं, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल वे से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे हम, ये करेंगे हम जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस an(x⁴n). तो इस फॉर्म से हम जनरल वे से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें a0 a1 a2 an ये जो हैं, ये सारे क्या हैं हमारे पास, इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट। इनको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ये टर्में हैं, अलग अलग हैं, ये हमें जोड़ी हैं इसे मैथमेटिकली ऑपरेशन से, लेकिन है ये पॉलिनोमियल। तो x क्या है, x जो है या x² x⁴n, ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और इसी तरह से पावर जो है, जैसे 2 है, इधर x की पावर कुछ नहीं है तो इधर हम 1 मान लेते हैं, इधर x की पावर कुछ नहीं है तो इधर हम x⁴0 मान सकते हैं। तो ये x⁴n जो है, ये n जो है, ये क्या है, n210, ये है पावर, इसको हम बोलते हैं पावर, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट पावर, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर हम इन दोनों को इसमें पॉलिनोमियल में जो अब आएगा उसको बोलेंगे हम डिग्री। क्या बोलेंगे, डिग्री। फिर हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, लेट हमारे पास पॉलिनोमियल है वो px है, किसके बराबर, मैं लिख लेता हूं 5x²। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये अगर हम x मान लेते हैं, x जो है 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1 पर, तो हम इधर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा px कितना दिया हमने 1, तो हम 1 लिख देंगे, इज इक्वल टू 5, x कितना है हमारा 1 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आई इस पॉलिनोमियल की, 5, लेकिन जब x क्या था 1, तो इसको हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 इज 5। क्या है? 5 वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की, लेकिन कब? x जब 1 होगा। तो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। फिर है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? ए रियल नंबर k is said to be a zero of a polynomial px if pk is equal to 0। k हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर, तो वो उस वैल्यू पर अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने कोई px मैंने ले ली, कोई एक पॉलिनोमियल ले ली, जैसे मैंने ले लिया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो अगर हम देखते हैं इसको x इज इक्वल टू लेते हैं हम 1। क्या लिया हमने? 1। तो x हम 1 पुट करेंगे तो p1, x की जगह क्या लिखेंगे हम? 1। p1 कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, x 1 है, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू, ये 1 जाएगा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया, तो ये माइनस 4। ये तो 0 नहीं आया। लेकिन अगर हम जैसे x इज इक्वल टू 3 ले जाते हैं, फिर इसी इक्वेशन में पुट करते हैं p3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस 3, तो ये हो गया 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0। तो 3 जो होगा ये 0 ऑफ px होगा। तो हम इधर लिख सकते हैं हैंस 3 इज द 0 ऑफ px। लेकिन हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 1 जो है 1 लगाया था, तो इसको लिखेंगे 1 इज नॉट द 0 ऑफ px। मतलब ऐसी वैल्यू x या y या कुछ भी हो, पॉलिनोमियल में जो भी होगी, y पॉलिनोमियल इन y होगी, पॉलिनोमियल इन t होगी, पॉलिनोमियल इन x हो, लेकिन x की वैल्यू या y की वैल्यू, वो वैल्यू जिस पर उस पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आगे बढ़ते हैं हम। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गई? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री क्या हो गया? हाईएस्ट पावर। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने ले लिया x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी पावर, x की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x की पावर अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लिख सकते हैं, और वहाँ यहाँ 1 है तो इसको हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x ये हो जाएगा 1 के बराबर, तो ये 1 ही आएगा। तो ये आ जाएगा इसकी 0 1 3। हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो क्या आ जाएगी? 3। इस तरह इसमें देखेंगे तो इसमें x की पावर जो है 2 है, 1 की पावर x 0 है, तो ये आ जाएगी, इसमें डिग्री क्या आ जाएगी? हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 2 है। इसी तरह 5 है, इसको हम अपनी मर्जी से यहाँ x रेज़्ड पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 के बराबर होगा। x रेज़्ड पावर 0 तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 5 ही होगा। तो इसमें जो डिग्री है वो कितनी है? डिग्री जो है वो 0 है। और इसमें देखते हैं तो इसमें डिग्री जो है ये 2, y की इधर 1 हो गई, x की डिग्री जो है y 0, तो इसमें डिग्री जो होगी वो कितनी होगी? 2। तो हाईएस्ट पावर जो होगी उसको हम बोलेंगे डिग्री। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे 2 टर्में आ जाएंगी 2xy। अब इधर x की डिग्री 1 है, y की डिग्री जो है वो भी 1 है, टोटल मिलाकर हो गई 2, तो इधर डिग्री जो आएगी वो क्या आएगी? 2। जब 2 टर्में आएंगी तो उसमें ऐड कर लेंगे हम, अगर ये मल्टीप्लाई में है दोनों वेरिएबल, क्योंकि डिग्री किसकी होती है? वेरिएबल की। तो कांस्टेंट की कोई डिग्री नहीं होती है, तो कांस्टेंट की कोई डिग्री नहीं होती है, तो वेरिएबल की सिर्फ डिग्री होती है, और 2 वेरिएबल हैं तो उनको मिलाकर हम दोनों की पावर जो है वो ऐड कर देंगे, वो डिग्री होगी, तो डिग्री 2 होगी इसमें। फिर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या हो गई? जिसकी डिग्री 0 हो। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0।
कितनी होती है, 0 होती है। जैसे मैं लिखता हूँ 5, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन डिग्री इसकी कितनी है, 0, क्योंकि मैं अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 1 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब 1 को मैं क्या कर देता हूँ, x रेज टू पावर 0 लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5x रेज टू पावर 0, इसकी डिग्री कितनी आ गई, 0। इसी तरह से मैंने -3/7 दिया, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं -3/7 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो कोई भी इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिर देखते हैं -3/7 मल्टीप्लाइड बाई 1 को मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू -3/7 x रेज टू पावर 0। इसमें डिग्री कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो हो गई जिसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। फिर हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या हो गई, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इसमें डिफाइन नहीं होती है जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री, जीरो का मतलब जीरो ही होता है। ये इसको अगर हम लिख लेंगे कैसे, हम लिखेंगे 0x की रेज टू पावर 0, तब भी ये 0 ही आएगा। फिर देखते हैं अगर 0x की पावर मैंने लिख ली 8, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। फिर अगर हम देखते हैं 0x की पावर लिख देते हैं हम 100, या हम 0x की पावर 1000, हम कुछ भी लिख दें, ये सारा जो है इक्वल टू 0 ही होता है। इसलिए इसकी डिग्री हम ये लिखें, 0 लिखें, 8 लिखें, 100 लिखें या 1000 लिखें, कुछ भी पता नहीं है हम क्या लिखेंगे। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होती है। अभी हमें जो भी चीजें पढ़ी अभी तक, ये सारी हमने 9th में अच्छी तरह से डिस्कस की हुई हैं। अब हम चलते हैं आगे, जो आपको 10th में है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आएगा, जैसे मैं कोई भी पॉलिनोमियल लिखता हूँ px इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, तो ये बन गई, ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है इसकी डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये इस सूरत में है तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो लेकिन अगर ये x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा तो ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब तक ये इक्वल टू 0 नहीं लिखा हमने तब तक ये थी पॉलिनोमियल, और इक्वल टू 0 ले लिया, अब ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे, इसके हम फैक्टर करते हैं, कैसे करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। जैसे हम ये देखा मैंने x स्क्वायर प्लस, ये इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करते हैं, हमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मान लेते हैं इधर 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना आ गया, 18। अब हमने मिडल टर्म को इस हिसाब से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए और प्लस करके 9 आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, हम इस 18 के कर देंगे फैक्टर, तो क्या आ जाएगा 3 के, अगर 2 के साथ करते हैं हम इसको तो ये आ जाएगा 9, फिर 3 से तो 3। अब इन दो को हम देखते हैं, 3 2 6 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, तो ये हम लिख सकते हैं 6x प्लस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गया, ये दो टर्में हो गई, और 6 और 3 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 आ जाता है, और अगर हम इसको प्लस करते हैं 6 और 3 तो ये फिर 9x, फिर यही बन जाएगा। अब इन दो में कॉमन क्या आ जाएगा, x हम कॉमन ले जाएंगे, फिर क्या रह जाएगा, x प्लस 6। इसी तरह से इसमें प्लस 3 कॉमन ले जाएंगे, यहाँ पर x प्लस 6 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 6 कॉमन है, बाकी क्या बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 6, x प्लस 3, ये आगे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, क्या आगे, ये जो x प्लस 6 है और x प्लस 3 है, ये किसके, ये बराबर है किसके, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 के बराबर है ये। तो ये दो जो हैं इनको बोलते हैं हम फैक्टर्स, क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं ये किसके, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 के, ये हैं फैक्टर्स। तो अगर हम इसको आगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये जो x प्लस 6 इंटू x प्लस 3, ये कितना है, इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको हम एक बार
x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ले जाएंगे, दूसरी बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -6 और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। तो ये जो x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू -3 जो हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, -3 और -6 जो हैं ये जीरोज ऑफ px हैं, जीरोज ऑफ px। ये थे फैक्टर्स ऑफ px, ये आगे हमारे पास फैक्टर्स, ये आगे हमारे पास जीरोज ऑफ द px क्या आए, -6 -3। इसी तरह से अगर हम उल्टा सोचना शुरू कर दें यहां से कि हमारे पास दो जीरोज हैं, -2 और -1 या +1 कुछ भी लेंगे हम, तो इस अगर ये जीरोज हैं किसी पॉलिनॉमियल के तो उसके फैक्टर क्या हुए होंगे, तो उसके फैक्टर रहे होंगे x प्लस 2 और दूसरा रहा होगा x प्लस 1, ऐसे रहा होगा। क्योंकि अगर हम इसी को अगर हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू -2, ये बन गया 0 और ये है इसका फैक्टर। तो इसका मतलब अगर जीरोज पता हो तो हम किसी पॉलिनॉमियल के फैक्टर पता कर सकते हैं। उसी तरह से ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1, तो अगर ये फैक्टर होंगे तो ये जीरोज होंगे, जीरोज हम पता कर सकते हैं, या जीरोज दिए होंगे तो हम फैक्टर पता कर सकते हैं। अगर हम ये ना चलकर हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कौन सी पॉलिनॉमियल ली हमने, जनरल फॉर्म एक पॉलिनॉमियल ली हमने, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमने ली एक जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। और हम लेट कर लेते हैं, लेट द zeros of px are अल्फा एंड बीटा, दो हमने इसके जीरोज ले लिए, इसके हमने जीरोज क्या लिए, अल्फा एंड बीटा। मतलब जीरोज क्या लिए हमने, जीरोज क्या है इसके, वो है हमारे पास अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब इसके फैक्टर क्या रहे होंगे, फैक्टर रहे होंगे इसके x माइनस अल्फा और दूसरा रहा होगा x माइनस बीटा, ये रहा होगा इसका फैक्टर, किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। अगर कोई कांस्टेंट नंबर भी रहा होगा तो उस सूरत में हमारे फैक्टर आ जाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फैक्टर क्या आ जाएंगे, k कोई कांस्टेंट होगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये हमने कैसे k लिया मैं बताता हूं आपको। मान लेते हैं हम किसी चीज के फैक्टर, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं x प्लस 6 और दूसरा फैक्टर आ जाता है हमारे पास 2x प्लस 6, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 6, तो 2 यहां से हम कॉमन ले जाएंगे और अंदर रह जाएगा x प्लस 3, तो इस 2 को हम साइड पर निकाल दें तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5। अगर कहीं इस किस्म की पॉलिनॉमियल आ गई तो फैक्टर ऐसे भी बन सकते हैं, इसलिए हमने एक कांस्टेंट टर्म k भी रखी कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके फैक्टर इस किस्म के आएंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये k आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस आ जाएगा अल्फा बीटा, ये आ जाएगा हमारे पास k एक्स स्क्वायर, तो माइनस मैं ऐसे लिख लेता हूं, और ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया, ये जर्नल फैक्टर आ गए, एक क्वाड्रेटिक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ये फैक्टर आ गए। तो अगर हमें फैक्टर दिए हुए होंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। मान लो कि ये अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो 5 दिया हुआ है और अल्फा बीटा जो है 2 दिया हुआ है, तो अगर हम इसमें पॉलिनॉमियल बनानी है तो कैसे बनाएंगे हम, तो पॉलिनॉमियल हमारे पास बन जाएगी
अगर इससे हमने क्या करना है, इसको फाइंड पॉलिनोमियल, हम लिख देते हैं फाइंड पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन पूछा गया, फर्ज करो हमसे पॉलिनोमियल, तो हमें इफ अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो 5 दिया हुआ है और अल्फा बीटा जो है वो 2 दिया हुआ है, तो हम इस वाले फैक्टर्स में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू, और हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगी। जैसे हम लिखते हैं के, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने क्या लिखना है 5, और एक्स आ जाएगा ऐसे ही, प्लस अल्फा बीटा की जगह 2, तो ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर इधर से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास आता है क्या, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर मैं इसको के को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस ये के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और ये x है तो के एक्स हो जाएगा, और प्लस ये अल्फा बीटा के, या हम लिख सकते हैं के अल्फा बीटा, ये बन जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो ये एक्स स्क्वायर के पीछे a है, तो इसका मतलब यहां पर k जो है उसको हम क्या मान लेंगे a, और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस अल्फा, ये अल्फा प्लस है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और साथ में क्या है k, क्योंकि x के पीछे जो टर्म है यहाँ पर b है, तो b हम इस सब को मानेंगे, प्लस अब c क्या आ गया हमारे पास, c आ गया हमारे पास टोटल, ये c हमारे पास क्या आ गया टोटल, ये आ गया k अल्फा बीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम सेकंड, और इसको मान लेते हैं हम थर्ड। 3 इक्वेशनें बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट के साथ। हम लिखते हैं डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा b अपान a इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के डिवाइडेड बाई के। ये के और ये के कट जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास b अपान a इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो अगर माइनस को हम इस साइड ले आ जाएंगे, तो ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास b माइनस बी अपान a। ये एक रिलेशन निकल कर आएगा हमें, मतलब सम ऑफ द जीरोस, इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी अपान ए। ये आ गया सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकंड को थर्ड के साथ, इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट के साथ डिवाइड, फिर लिखते हैं हम डिवाइड इक्वेशन जो थर्ड है उसको हम बाई फर्स्ट। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, मतलब c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू के, तो डिवाइड कर लेंगे हम a, ये इसको k के साथ, तो ये k और ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, c अपान a। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, c अपान a, लेकिन किस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें सम ऑफ द जीरोस हमने ये देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर आया हमारा, माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा जो आया वो किसके बराबर आया, सी अपान ए के बराबर।
यहां से हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, माइनस कोपिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोपिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब इंपॉर्टेंट रिलेशन है एक कि एल अल्फा सम ऑफ द जीरोज किसके बराबर होगा, माइनस कोपिशेंट ऑफ द एक्स, क्योंकि बी क्या है, एक्स का कोपिशेंट। यहां पर देखो आप, एक्स का कोपिशेंट क्या है, बी, और एक्स स्क्वायर का कोपिशेंट है ए, तो ये आया माइनस बी अपान ए, तो ये आएगा माइनस कोपिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोपिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर हम देख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जो जीरोज है वो आता है हमारा कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ सी अपान ए है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो निकल कर आता है कि सम ऑफ द जीरोज किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो है वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई हो तो हम आराम से सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकाल सकते हैं। तो कैसे, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया एक इक्वेशन ली, ये पॉलिनोमियल ली हमने, कौन सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने सम ऑफ द जीरोज निकालना होगा, सम ऑफ जीरोज, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी क्या है इसमें 2, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5, माइनस 2 अपान 5। सम ऑफ द जीरोज हमने निकाल दिया। अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म, वो क्या है हमारे पास 3 अपान में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो है 5। तो आराम से हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी निकाल दिया और सम ऑफ द जीरोज भी निकाल दिया। इस तरह से हम इसमें फाइंड करेंगे सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, लेकिन किस में, खाली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो इक्वेशन बन गई, हम जीरो यहां से हटा देंगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको हम लिख सकते हैं, ये है हमारे पास px इज इक्वल टू ये है। तो पॉलिनोमियल से हम आराम से निकाल सकते हैं, कौन सी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।